जो पार्टी के अंदर की लड़ाई है उसके नतीजे में शेर अफजल मरवत फारग हुए हैं। अलीमा खान ग्रुप पूरा ही साइडलाइन हो रहा है। एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों की तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। आरएफ अलवी को बहुत बड़ा टास्क मिल गया है। आरएफ अलवी अब पीटीआई की क्यादत करेंगे। गंडापुर की जरूरत नहीं गवर्नर हाउस पर कब्जा कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। सर, आज मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में काफ़ी गहमा-गहमी देखने में आई है। फॉर इंस्टेंस सबसे पहली जो आज की टॉप हेडलाइन स्टोरी है, उस पर मैं आपसे अंदर की बात जानना चाहूँगी। आखिरकार शेर अब्दुल मरवत को शो कॉज़ नोटिस जारी कर दिया गया और ये भी कहा गया है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया और जवाब दे दिया और लेकिन उस जवाब पे वो हमें मुतमईन नहीं कर सके, तो फिर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि बानी पीटीआई की जानिब से ये वाज़ेह गाइडलाइंस थी कि कोई भी ऐसा बयानिया नहीं दिया जाएगा जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। आपने फिर भी बार-बार बयानिए दिए हैं। इस मुतालिक बताइएगा। देखिए, अब सब लोग ये कह रहे हैं कि जी शेर अफजल मरवत को इसलिए शोकाज हुआ है कि उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बयान जारी किया है। आप समझे ना कि जी उन्होंने जी ये कहा है कि जो ऑपरेशन रजीम चेंज था उसमें सऊदी अरब भी मुलव्वस था। तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की है, लिहाजा उनको शोकस दिया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि आज उन्होंने फवाद चौधरी ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है। अदम इस्तेकाम तो तहरीक इंसाफ की वजह से है ना। वो आज भी मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर सऊदी अरब की वजह से तो शोकास नहीं दिया। शोकास तो इसलिए दिया है कि तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप हैं। एक एपी में गौहर अयूब वगैरह का ग्रुप है, एक सिंधाना गुलजार वगैरह का ग्रुप है। तो गौहर अयूब के खिलाफ बयान दिया था। गौहर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ शेर अफजल मरवत ने। उसके जवाब में गौहर अयूब ने उनको शोकॉज नोट जारी किया है, क्योंकि गौहर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने जाके इमरान खान को कहा होगा कि यहाँ इसको रख लें या हमें रख लें, ये रोज हमारे खिलाफ बयान देता है। गंडापुर भी शेर अफजल मरवत से खुश नहीं थे, शेर अफजल मरवत साहब सबको। और इसलिए मेरे ख्याल में जो पार्टी की अंदर की लड़ाई है उसके नतीजे में शेर अफजल मरवत फारग हुए हैं। शेर अफजल मरवत, छंदाना गुलजार, ये सब लोग जो हैं ये अलीमा खान के भी करीब समझे जाते हैं। और आजकल अलीमा खान पार्टी में उमैर नियाजी भी साइड लाइन है और अलीमा खान ग्रुप पूरा ही साइड लाइन हो रहा है। उसमें शेर अफजल मरवत की भी बारी आई है। दूसरा, तहरीक इंसाफ में कुछ पुराने लोगों की वापसी की बात है। अब देखें ना, फवाद चौधरी की वापसी की बात थी, उस्मान डार की वापसी की बात है और सदाकत अब्बासी की वापसी की बात है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने तो फवाद चौधरी की वापसी की भी मुखालफत की थी। और अब फवाद चौधरी ने आज अपनी डीपी पे इमरान खान की डीपी भी लगा दी है अपने ट्विटर पे। तो उनकी वापसी की भी बात की जा रही है। आरएफ अलवी आज उस्मान डार के घर पहुंच गए हैं। तो 9 मई के हवाले से जो ग्रुप था जिसका ये ख्याल है, जिसकी क़यादत छिंदाना गुलजार और बाकी लोग कर रहे थे कि जी जो जो लोग 9 मई के बाद पार्टी को छोड़ गए उनको ना लिया जाए। इसमें शेर अफजल मरवत और ये लोग। लेकिन एक राय थी कि उनके जाने से पार्टी नुकसान हुई है, उन्हें वापस लिया जाए। मुझे लगता है ये जो उनको रोक रहे थे, ये हार गए हैं और लोगों की वापसी का अमल शुरू हो जाएगा। फवाद चौधरी भी वापस उन्होंने डीपी लगा ली है इमरान खान की। उस्मान डार के घर आरएफ अलवी पहुंच गए हैं। दाकत अब्बासी और भी मुशर्रत चीमा, जमशेद चीमा, अली जादी, एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों की तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमने 8 फरवरी पे इनसे बदला ले लिया, इनको टिकटें नहीं दी हैं। ये पार्लियामेंट में अब ये पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। हमने इनको पार्लियामान में जाने से रोक लिया है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई है। शेर अफजल मरवत उसका शिकार है। गौहर यूब उन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तो शेर अफजल मरवत को पार्टी से तो चाहे निकाला जा सके, लेकिन एमएनए शिप से फारग नहीं किया जा सकता। एमएनए शिप से वो तभी फारग होंगे जब वो बजट या किसी अदम एतमाद के वक्त पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट ना दें, वरना नहीं। मुझे आपको याद होगा कि इमरान खान तो वो गुला लई को फारग नहीं कर सके थे, जिसके बारे में जिसने उनके ऊपर हरासमेंट का इल्जाम लगाया था, और वो एमएनए थी तो उसको भी फारग नहीं कर सके थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत पार्टी से फारग तो नहीं होंगे, एमएनए रहेंगे। लेकिन ये जो पीटीआई के अंदर की लड़ाई है
वो रोज बरोज इतनी संगीन होती जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के लिए उसको जेल से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जूतियों में दाल बटने वाली बात है। केपी के अंदर भी जूतियों में दाल बट रही है। पंजाब में इनके पास लीडरशिप ही नहीं है। मियां असलम इकबाल की और एस्टेब्लिशमेंट की भी काफी हद तक सुलह की बातें हैं, क्योंकि मियां असलम इकबाल अपनी बेटी की शादी पे लाहौर आए हैं तो रेड नहीं किया गया था। चाहे 3 घंटे के लिए आए, बेटी की शादी में शिरकत की और चले गए, लेकिन उस मौके पर पुलिस ने रेड नहीं किया और उनको शादी में शिरकत करने दी। तो इसलिए ये शेर अफजल मरवत का जो शोकाज है, इसको सऊदी अरब के तनाजुर में ना देखा जाए, इसको तहरीक इंसाफ के अंदर की सियासत के तनाजुर में देखा जाएगा। और मेरे ख्याल में सऊदी अरब को भी इस बात का पता है। ये अमीर लोगों को तासुर दे रहे हैं कि जी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बयान पर हमने उसको ये शोकाज किया है, ऐसी कोई बात नहीं। सर, जैसा कि आपने अभी साबिक सदर आरिफ अलवी का जिक्र किया, तो उनसे मुतालिक भी एक अहम खबर है। उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हमारे पास 9 मई से रिलेटेड सबूत हैं, और दूसरी बात ये कि पूरी की पूरी पार्टी को सजा क्यों दी जा रही है। तो उनकी जानिब से ये बयान जो अब सामने आया है, अंदर की बात क्या? देखिए, आरिफ अलवी साहब ने तो खुद बहुत सारी वजाहतें देनी है पीटीआई और इमरान खान को। वो तो अपनी मेरा मतलब कर चुका है ना। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून पर आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट तो किया था कि मेरे सेक्रेटरी ने मेरी मर्जी के बगैर इस कानून को रोके रखा, मैंने वापस जाने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने इसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर किया कि ये कानून गलत बना है। उसी के ऊपर इमरान खान को 14 साल कैद हुई हुई है। और भी जब पीटीआई उन्हें कह रही थी आप इलेक्शन की डेट ना दें, वो खतो खताबत करते रहे और उन्होंने तहरीक इंसाफ के कहने पे कोई इलेक्शन की डेट नहीं दी थी, जिसकी वजह से इलेक्शन लेट हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सदर ने इलेक्शन की डेट ना देकर बड़ी गलती की। फिर पीटीआई ये चाहती थी कि वो असेंबली का इजलास ना बुलाएं। उन्होंने असेंबली का इजलास बुला लिया, आखिरी दिन दस्तखत कर दिए डर के। इसलिए मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी ने तो तहरीक इंसाफ के पीठ में काफी छुरे घोंपे हैं और उनसे तहरीक इंसाफ को काफी गिले हैं। 8 फरवरी में उनके बेटे को टिकट भी नहीं दी गई थी। वो तो अपने किरदार की वजाहत दे दें ही तो काफी है। वो जो पब्लिक में बयान दे रहे हैं वो अपनी जगह है। लोगों को याद है कि अलीमा खान ने जेल से निकल के इमरान खान की तरफ से आरिफ अलवी के बारे में बयान दिया था कि इमरान खान ने उनसे बहुत नाउम्मीद है। लिहाजा जिन लोगों का ये ख्याल है कि ना आरिफ अलवी को बहुत बड़ा टास्क मिल गया है, आरिफ अलवी अब पीटीआई की क्यादत करेंगे, आरिफ अलवी ने गेम चेंजर कर देना है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान और आरिफ अलवी के दरमियान कोई इतना ट्रस्ट का रिश्ता है कि इमरान खान उन्हें आइंदा किसी कोई बहुत बड़े रोल में देखना चाहेंगे। वो अपनी वजाहत देने जेल पहुंचे हैं, इमरान खान ने मिल लिया होगा और उसके बाद उनको कहा होगा ठीक है, लेकिन वो पार्टी की पिछली सफों में ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि आइंदा उन्हें कोई बड़ा रोल दिया जा सकता है या वो पार्टी में किसी सीनियर पोजीशन पे आ सकते हैं। बतौर सदर उन्होंने तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत पर ना पूरे उतरे हैं, बल्कि उन्होंने फौज का खेल जिस हद तक वो खेल सकते थे खेला है और खेल कर निकले हैं। लिहाजा जिन लोगों की ये राय है ना कि जी आरिफ अलवी और इमरान खान जो ये बड़े इकट्ठे हैं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अब आरिफ अलवी पर उस तरह एतमाद करते होंगे जैसा पहले करते होंगे। सर, अब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है। अगर हम केपी की बात करें, एक दिन सीएम का बयान आता है, उस पर फिर गवर्नर का रद्देअमल सामने आ जाता है, फिर इन दोनों के रद्देअमल को लेकर जो जमात इस्लामी है और जमीयत उलमा इस्लाम है, उनका रद्देअमल सामने आ जाता है। क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी कि सीएम केपी वर्सेस गवर्नर केपी की जो सूरत हाल है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान में पहले भी बहुत दफा हुआ है। पंजाब में भी ऐसा बहुत हुआ है। पीपल्स पार्टी के सलमान तासीर और नून लीग के दरमियान बहुत रही है। उसके अलावा कि सिंध में जब इमरान इस्माइल थे, उनकी और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान बहुत लड़ाई रहती थी और इमरान खान जाते थे तो सीएम सिंध को नहीं मिलते थे और गवर्नर हाउस में ही सारा कुछ करते थे। तो इसलिए ये गवर्नर और वज़ीर आला की लड़ाई की जो दास्तान है वो पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। मरकज अपनी मर्जी का गवर्नर लगाता है, सूबाई हुकूमत की मर्जी का नहीं होता है। गवर्नर के पास एग्जेक्टिव अख्तियारात बहुत कम होते हैं, सीएम के पास ज्यादा होते हैं, लेकिन गवर्नर की एक पोजीशन होती है। लिहाजा पहली बात तो आप ये समझें कि गवर्नर और वजीर आला का फड्डा वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा नहीं हो रहा कि हम सब बहुत परेशान हो जाएं कि ये हो रहा है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ शक्ल में हमेशा होता रहा है। तो इसलिए इस पर कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है।
हाँ, सर आगे। जो लहजा और गुफ्तगू एक दूसरे के बारे में की जा रही है, वो ठीक नहीं है। कि वो कह रहे हैं मैं गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लूंगा, वो कहते हैं मैं तुम्हें गवर्नर मैं औकात याद करा दूंगा। एक तो ये दोनों कजन है, गंडापुर और कुंडी, एक ही इलाके से हैं, रिश्तेदार हैं आपस में, कुछ शरीका भी है, दोनों डेरा इस्माइल खां से हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारे लिए तो ये एक, वो कहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तौर पे इन बयानात को देखना चाहिए। इनमें हकीकत कोई नहीं है। गंडापुर की जरूरत नहीं गवर्नर हाउस पर कब्जा कर ले। और फिलहाल कुंडी साहब को भी पता है कि उन्होंने गंडापुर के साथ ही रहना है। जब केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है, अभी तो वो कहीं नहीं जा रही है, या तो दोनों ने वहीं रहना है। ये बयानात तफरीह तबाह के लिए और थिएटर के लिए हैं। मुझे ये कोई हकीकी लड़ाई नहीं लग रही है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे फैजाबाद को लेकर। तो फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया जा चुका है। आप क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात जो सामने आई हैं जिनकी वजूहात पर, जिनकी बिना पर इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है? अंदर की बात क्या है? ये फैजाबाद का जो कमीशन है, ये दरअसल फैज बचाओ मुहिम था। और इस कमीशन ने सारा काम किया है जनरल फैज को इस धरने की रिपोर्ट से बचाने के लिए। काजी फैज ईसा जो हैं वो उनको पता है कि इस धरने के पीछे जनरल फैज थे, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस में भी जनरल फैज थे। लेकिन जनरल फैज के खिलाफ कमीशन ने एक लफ्ज भी नहीं लिखा है। आप नया कमीशन बना लें, उसमें भी नहीं होगा। आप तीसरा कमीशन बना लें, चौथा कमीशन बना लें, काई साहब कोई कमीशन ऐसा नहीं बन सकता जो जनरल फैज के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिख देगा। हर कमीशन फैज बचाओ कमीशन होगा। यही पाकिस्तान की तलख हकीकत है कि यहाँ पर रिटायर्ड डीजी आईएसआई के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जितना मुकद्दस मौजूदा डीजी आईएसआई है, उतना ही मुकद्दस साबका डीजी आईएसआई होता है, क्योंकि आज जो है उसने भी कल साबक होना है। आज ये रिवायत डाली जाएगी कि साबक डीजी आईएसआई को पकड़ा जाए, तो जो आज डीजी आईएसआई है वो कल जब साबक होगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो कोई भी ये रिवायत नहीं डालेगा। मेरे नजदीक एक और कमीशन बन जाए, दो और कमीशन बन जाए, 10 और कमीशन बन जाए, जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच नहीं सकते। सर आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूंगी जो बहुत अहम है। ये चमक अब ना जोर पकड़ती जा रही है कि जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो दौरा है पाकिस्तान वो मौखर हो चुका है। लेकिन हुकूमती जराये कुछ और कहते हैं। किसकी बात में कितनी सदाकत है? नहीं, दौरे की कोई बकायदा तारीख का ऐलान तो हुआ ही नहीं था। मौखर तो तब हो जब सऊदी हुकूमत ने या पाकिस्तान हुकूमत ने कहा हो कि वो फलां तारीख को आ रहे हैं। तारीख के हवाले से क्या सराइयां ही थी ना, जब फलां तारीख को आ जाएंगे। आप कहें जी क्या सराइयां मुलतवी हो गई, लेकिन ना अभी तक कोई बकायदा कि दोनों हुकूमतों की जानिब से दौरे का कोई ऐलान नहीं किया गया था कि फलां तारीख को ये दौरा हो रहा है। एक्सपेक्टेड डेट्स थी, और ये जब हेड ऑफ द स्टेट्स के टूर्स होते हैं, इनमें एक्सपेक्टेड डेट्स होती हैं, उनमें चेंजेस होती रहती हैं। मौखर तो तब हो ना जब दौरे का एक दफा ऐलान हो जाए और फिर वो मौखर हो जाए। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।